Good morning, students. I am Rajni Katara from तक्षशिला स्कूल. बच्चों, पिछली क्लास में हमने स्पर्श किताब का पुस्तक का गद्य भाग में से चौथा पाठ किया था, तुम कब जाओगे अतिथि. आपने ये पाठ पढ़ा होगा, अच्छा लगा, समझ में आया? तो हमने इस पाठ को आधा पढ़ लिया था और आधा हम अब करेंगे. तो अब देखो इस पाठ में आगे का भाग. तो सभी बच्चे अपनी किताबें निकालेंगे और हमने तुम कब जाओगे अतिथि, ये चौथा पाठ जो है इसका पेज नंबर 36, 37 मतलब 36 और 37 पेज नंबर हमने पढ़ लिया था. और अब हम आगे का करेंगे पेज नंबर 38 और 39. तो मैं पहले इसको पढ़ूंगी, उसके बाद आपको समझाऊंगी. तो सभी का ध्यान अपनी किताब पर जब मैं पढ़ूंगी तो, और उसके बाद जब मैं समझाऊंगी तो सभी आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे. तो देखो, और आशंका निर्मूल नहीं थी अतिथि, तुम जा नहीं रहे. लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यहीं हो. तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटें पड़ी चादर बदली जा चुकी और तुम यहीं हो. तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है. ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते. बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनलों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है. अब इसे न तुम हिला रहे हो और न मैं. कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो. शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चुक गए. क्या मतलब है? देखो, हमने कल क्या पढ़ा था कि लॉन्ड्री में कपड़े धुलने के लिए जा रहे हैं. तो उन्होंने कहा था कि लॉन्ड्री में जल्दी धुल जाएंगे. तो लेखक का मतलब ये था कि लॉन्ड्री में जल्दी कपड़े धुलेंगे तो अतिथि मतलब मेहमान अपने घर जल्दी वापस चला जाएगा. लेकिन लॉन्ड्री में कपड़े धुलकर आ चुके हैं, लेकिन अभी तक मेहमान लेखक के घर पर ही रुका हुआ है. वह जाने का नाम नहीं ले रहा है और लेखक को यह उम्मीद थी कि ये जल्दी चला जाएगा मेहमान, लेकिन वह नहीं जा रहा है. अब लेखक क्या सोच रहे हैं कि हे अतिथि, हे मेहमान, अब तुम्हें चले जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए जो चादर हमने बिछाई थी उस पर सलवटें पड़ गई हैं और हमने उस चादर को भी बदल दिया है. कल तक जो हम दोनों आपस में बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, वो सारी बातें भी अब खत्म हो गई हैं. अब हम दोनों ने चुप्पी साध ली है. न तुम कुछ कह रहे हो न मैं कुछ कह रहा हूँ. हम दोनों ही अपने अपने कामों में लगे हुए हैं. तुम फिल्मी मैगजीन पढ़ रहे हो और मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, लेकिन हम आपस में कोई बात नहीं कर रहे हैं. शब्दों का लेन देन मिट गया है का मतलब क्या है यहाँ पर कि हमारे बीच की जितनी भी बातें थीं जो हमें करनी चाहिए थी वो सब तो हमने कर ली. अब बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा. हमने सारी बातें आपस में कर ली हैं. तो अतिथि, अब तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए. आगे देखो. परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया. और अब एक चुप्पी है. सौहार्द अब शनै शनै बोरियत में रूपांतरित हो रहा है. भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं, पर तुम जा नहीं रहे. किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है? मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ. बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि. अब लेखक क्या कह रहे हैं कि हमने आपस में दोनों ने जितनी बातें करनी चाहिए थी कर ली हैं. परिवार की, फैमिली की, बच्चों की और आसपास की, पुराने समय में स्कूल कॉलेज की, और जो पुराने समय में जब हम लड़कियों को किस तरीके से पटाते थे वो सारी बातें हमने तो कर ली हैं. अब हमारे पास बातचीत करने का कोई भी विषय नहीं रह गया है. और जो हमारी हंसी खुशी
बातचीत मजाक का जो सिलसिला था वह अब खत्म हो गया है और अब यह धीरे धीरे बोरियत में बदलने लगा है। न तुम कुछ बोलते हो और न मैं कुछ बोलता हूँ। अब जो ये हमारी बातें थी कहीं गालियों का रूप न धारण कर लें, इससे पहले अतिथि तुम अपने घर चले जाओ। तुम किस गोंद से चिपके हुए हो जो यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे हो। बार बार लेखक के मन में एक ही प्रश्न उठता है, क्या? तुम कब जाओगे अतिथि? कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये? मैंने कंधे उचका दिए। क्या कह सकता हूँ, मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी, बनाओ। सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी, डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है। तुम जाओ ना अतिथि। अब आगे देखो, लेखक की पत्नी कह रही है कि ये कब तक जाएंगे। अब लेखक को पता तो है नहीं, बेचारे क्या करें, उन्होंने ऐसे करके कह दिया। उसके बाद उनकी पत्नी ने क्या कहा कि आज तो मैं खिचड़ी बनाऊंगी, हल्की रहती है। तो लेखक ने क्या कहा, बनाओ। क्यों? क्योंकि जब ये मेहमान आए थे तो उनके आदर सत्कार के लिए डिनर करवाया, लंच करवाया, सिनेमा दिखाया। अब ये जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं तो कब तक आदर सत्कार चलेगा। इसलिए उन्होंने खिचड़ी बना ली। डिनर से शुरू हुए थे, खिचड़ी तक तो आ गए हैं। अगर ये मेहमान और नहीं गए कुछ दिन तो ये फिर व्रत रखने पर आ जाएंगे, फिर इन्हें कुछ नहीं खिलाएंगे। लेकिन ये मेहमान हैं कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब लेखक का और मेहमान का रिश्ता एक संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। संक्रमण मतलब आपस में जो विचार थे इनके अब नहीं मिल रहे हैं, दोनों में परिवर्तन आने लगा है और अब कहते हैं ना, लिमिट खत्म हो गई है बिल्कुल। आपस में अब बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है और लेखक के मन में बार बार एक ही प्रश्न उठ रहा है, क्या? तुम कब जाओगे अतिथि? तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना? मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़ें। तुम्हें अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। अब लेखक क्या कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है और दूसरों के घर में रहना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अपने घर में भी रहना चाहिए। अपने घर को सभी लोग स्वीट होम कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने घर में अपने हिसाब से रहते हैं, अपनी इच्छा से रहते हैं। लेकिन जब कोई दूसरा आकर उसमें दखल अंदाजी करने लगता है तो वह स्वीटनेस खत्म हो जाती है। तो हमें किसी दूसरे के घर की स्वीटनेस को नहीं खत्म करना चाहिए और कुछ दिन मेहमान नवाजी करवाकर वापस चले जाना चाहिए। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि सोचो मित्र, शराफत भी कोई चीज़ है। मतलब अभी तक तो शराफत दिखा रहे हैं लेखक, कुछ दिनों बाद शराफत खत्म हो जाएगी। और गेट आउट भी एक वाक्य है, मतलब ऐसा इतना मजबूर मत करो कि लेखक गेट आउट ही बोल दे। तो इसलिए अतिथि तुम अपने घर चले जाओ। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी, उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा और लड़खड़ा जाऊंगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रहते। देवता दर्शन देकर लौट जाता है। तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे उसके पूर्व तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? अब लेखक क्या कह रहे हैं
कि एक रात और तुम खर्राटे मार कर यहाँ सो जाओ, लेकिन जब सुबह हो, सूर्य की पहली किरण जब निकले और तुम्हारे ऊपर पड़े, तो मुझे ये उम्मीद है कि तुम अपने घर जाने का निश्चय कर लोगे। और लेकिन अगर तुम नहीं गए तो मेरी सहनशीलता की ये अंतिम सुबह होगी। मैं मानता हूँ कि मेहमान देवता होता है, लेकिन देवता और मनुष्य दोनों साथ साथ नहीं रहते। मैं तो मनुष्य हूँ, ठीक है, तुम देवता हो, मेहमान हो तो देवता हो गए। कहते हैं ना, अतिथि देवो भव, मतलब अतिथि को देवता माना गया है। तुम देवता हो और मैं मनुष्य, लेकिन देवता भी दर्शन देकर कुछ दिनों में चले जाते हैं। ज़्यादा दिनों तक देवता और मनुष्य साथ साथ नहीं रहते। अगर तुम नहीं गए तो मैं अपनी पे आ जाऊंगा और फिर तुम उससे पहले ही लौट जाओ तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। लेखक परेशान होकर क्या कह रहा है अब, उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। समझ में आया? पाठ पूरा हो गया है। और इस पाठ में आपने क्या देखा, क्या समझा, क्या पढ़ा? कि अतिथि मतलब मेहमान कोई भी किसी घर जाए तो वह अधिक दिनों तक अगर टिक जाए तो फिर किसी को भी अच्छा नहीं लगता। और इस पाठ से तुमने क्या सीखा कि अगर तुम भी किसी के घर मेहमान बनकर जाओ तो सबसे पहले क्या करना है, उसके घर जाने से पहले उसको सूचना देनी है कि हम आ रहे हैं, और 1-2 दिन खातिरदारी करवा कर वापस अपने घर लौट जाओ। इसी में रिश्ते बने रहते हैं, नहीं तो फिर क्या होगा, लेखक जैसा हाल हो जाएगा। तो समझ में आ गया? अब होमवर्क, गृह कार्य ध्यान से सुनेंगे। आपको पता है कि कोई भी पाठ जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले नए शब्द करते हैं और शब्दार्थ करते हैं, उसके बाद फिर हम हेडिंग डालते हैं प्रश्नोत्तर, और चैप्टर के पीछे जितने भी प्रश्नोत्तर होते हैं उन सभी को हम लगातार अपनी फेयर कॉपी में करते हैं। फिर वो चाहे मौखिक हो चाहे लिखित हो, कैसे भी प्रश्न हो, आपको तो केवल एक ही हेडिंग डालनी है, प्रश्नोत्तर, और उसके बाद 1 2 3 4 सीरियल वाइज सारे क्वेश्चन आंसर, सारे प्रश्न उत्तर अपनी फेयर कॉपी में करने हैं। तो पिछले होमवर्क में नए शब्द, शब्दार्थ और 6 प्रश्न तुमने किए जो मौखिक में आ रहे थे। उसके बाद वाले आगे के जितने भी प्रश्न हैं अब तुम उन्हें अपनी फेयर कॉपी में करोगे। समझ गए? तो सभी बच्चे ध्यान से अपना काम तरीके से अपनी फेयर कॉपी में करेंगे, और आगे से अब मैं तुम्हारी कॉपीज चेक करूंगी तो सभी अपनी कॉपीज बिल्कुल कंप्लीट रखेंगे, और पीडीएफ फॉर्म में जिस दिन मैं मैसेज डालूंगी ग्रुप में उस दिन आपको फोटो खींच के पीडीएफ फॉर्म में वो सारा काम मुझे भेजना है। तो आप सारे प्रश्नोत्तर ध्यान से अपनी फेयर कॉपी में कर लेना। धन्यवाद।